एसएम के आरोपी प्रदीप शुक्ला और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर अस्पतालों के आधुनिकीकरण में पैसे खाए हैं। बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाबा रामदेव भी बाला साहब ठाकरे से मिलने पहुंचे। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर जल्दी हमारे बीच आएंगे। राजनीति में वो एक योद्धा के रूप में लड़ते रहे हैं, असली जिंदगी में भी वो लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे। उनमें अदम्य साहस है, संकल्प की शक्ति उनकी बहुत ऊंची है और करोड़ों लोगों की दुआओं से और अपने संकल्प शक्ति से, भगवान के विधान से वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र को सफल बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इस बार सदन के अंदर अपने सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी साथ लेकर चलेगी। देहरादून पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में अपने सहयोगियों के अलावा विपक्ष के नेताओं को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार सदन में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं, ऐसे में संसद में हंगामा न हो और काम ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने पहल की है कि विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भी साथ लेकर चला जाए ताकि संसद की कार्रवाई सुचारू चले और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तारीख को सेशन शुरू हो रहा है। जो भी मुद्दे आएंगे हम उस पर सबके विपक्ष से बात करेंगे, सहयोगी दलों से बात करेंगे, जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनकी जो चिंताएं और आशंकाएं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ऑलरेडी समर्थक दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और विपक्ष से भी मिल रहे हैं। उनसे मिलकर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि देश हित में हमें रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि $70 बिलियन का जो है वित्तीय घाटा है उसको दूर करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गोरखपुर में जारी है इंसेफ्लाइटिस का कहर। यहाँ पर 5 और मरीजों की इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने से मौत हो गई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे के दौरान इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 5 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 14 नए मरीज भी भर्ती हुए हैं। इसके पहले भी गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि सरकार कोई भी कारगर कदम इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए नहीं उठा रहा है। फिरोजाबाद में ट्रक और टेम्पो के चपेट में आने से 5 मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई। ये सड़क हादसा फिरोजाबाद के रसूलपुर के जाटोपुरी पुलिस चौकी के पास हुआ। हादसे में 5 मजदूर की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जहां सभी घायल मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सारे मजदूर काम पर से घर लौट रहे थे। जौनपुर में गुरुवार को ही ज्योतिषाचार्य रमेश तिवारी की हत्या के बाद पूर्वांचल की ही राजनीति नहीं बल्कि सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडीजी कानून व्यवस्था को खुद घटनास्थल पर कैंप लगाकर पूरे मामले की तहकीकात करनी पड़ी। इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल में एक बार फिर चर्चित माफिया गैंग और बाहुबलियों के नाम सामने आ सकते हैं। मोटरसाइकिल से 2 लोग आए हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और जो चश्मदीद गवाह बता रहे हैं उसके हिसाब से एक के हाथ में कार्बाइन और एक के हाथ में पिस्टल थी और उन्होंने उनको प्रणाम किया है और उसके बाद जो है वो उन पर गोलियां चलाई हैं। और इस ढंग का पहला अपराध मेरे कार्यभार ग्रहण करने के पहले हुआ है, तो इसको जो है मैं चुनौतीपूर्वक लेते हुए इस पर सख्ती कार्रवाई करने के लिए और उसको करने के लिए आवश्यकता था कि मैं खुद ही जो है वो मौके पे आके देखूं। दरअसल रमेश तिवारी ने कम उम्र में ही न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि प्रशासनिक महकमे में भी अपना रसूख बना रखा था।
गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक दादा ने अपने पोते के ही पेट में चाकू घोंप गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में पोते को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल रामदरस गांव से शहर में रह रहे अपने बेटे के पास त्योहार मनाने आए हुए थे। त्योहार बीत जाने के बाद उनका पोता उनको लेने आया हुआ था। किसी बात को लेकर दादा और पोते के बीच में विवाद हो गया और दादा ने पोते के पेट में चाकू मार दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। हापुड़ में खून के रिश्ते पर पैसे का लालच भारी पड़ा। पिलखुआ थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव में अपने ही पोतों ने अपने दादा की पैसे को लेन देन को लेकर हत्या कर दी। जहां दादा की हत्या कर दी गई तो वहीं दादी पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। दरअसल 70 साल के चिन्मन के 3 पोते कई दिनों से दादा से 1 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन दादा ने पैसा देने से मना कर दिया था, जिसे लेकर तीनों पोतों ने दादा को मौत के घाट उतार दिया और दादी पर जानलेवा हमला कर घायल कर फरार हो गए। एक लाख रुपए मांग रहा आज, पहले ये 30,000 रुपए लेकर भागा। उसके बाद में एक एक्सीडेंट कर दिया, हमने 70,000 उसमें दिए। मेरा मकान बिका 2,05,000 रुपए का। उसमें से 1 लाख रुपया मांग रहा मोटरसाइकिल। ये कौन था? राहुल। कौन है आपका ये बेटा आज मेरा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने 3 सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि केमरी थाना क्षेत्र के रहसेना गांव के रहने वाले धर्मपाल का गांव के ही ठाकुरदास की बहन रामेश्वरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात की जानकारी लड़की के भाइयों को मिली तो उन्होंने धर्मपाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। बीएसएनएल यूनियन लीडर की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यूनियन लीडर सुकेंद्र पाल की हत्या में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बीएसएनएल कर्मचारी हड़ताल पर रहे। गाजियाबाद में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने नामजद जीएम समेत सभी 5 आरोपियों को पद से हटाकर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। कर्मचारियों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव सुकेंद्र पाल सिंह के साथ मारपीट की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बीएसएनएल के जीएम समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। विभाग पे कोई ना कोई जो है प्रेशर है, चाहे पॉलिटिक्स प्रेशर हो या किसी अन्य तरह का प्रेशर हो। इसी वजह से पुलिस जो आग बंद करके बैठी हुई है। 22 तारीख की घटना होने के बाद में लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा, लेकिन इनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, जब भी कहीं कोई वारदात होती है सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है, जांच बाद में होती है। लेकिन यहाँ पहले जांच हो रही है, अरेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस अभी भी मामले की जांच की बात कर रही है। 11 जनवरी 2012 को चली ये ट्रेन मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंची। 3 दिनों तक ये ट्रेन लखनऊ में रुकेगी। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने वाली इस ट्रेन में निःशुल्क प्रवेश होगा। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और पूरी ट्रेन को देखा समझा। इसके बाद ट्रेन को देखने सैकड़ों स्कूली बच्चे भी रेलवे स्टेशन पहुंचे। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकली ये ट्रेन लगभग 23 राज्यों में जाएगी। प्रदर्शनी तो अच्छी लगी है और इससे जनता को फायदा पहुंचाएगा। प्रचार प्रसार का अच्छा माध्यम भी है
अच्छा प्रयास भी किया गया, अच्छी कोशिश भी है, इसके अच्छे नतीजे भी निकलेंगे। एड्स एक खतरनाक बीमारी है, उसका क्योर नहीं है, इलाज तो है लेकिन सही नहीं होता। इसलिए बचाव के लिए जितनी तरकीब हो सकती है वो सब इस्तेमाल की जाए। इसको प्रचार प्रसार की ज्यादा जरूरत है, जनता को जागृति लाने के लिए। 8 डिब्बों वाली इस ट्रेन में 6 डिब्बा प्रदर्शनी के लिए और 1 डिब्बा HIV टेस्ट के लिए रखा गया है। वहीं 1 डिब्बा ब्लड डोनेशन के लिए भी रखा गया है। उत्तराखंड कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। देहरादून में आयोजित हुई इस बैठक में समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य द्वारा जिन कार्यवाहियों में रोक लगाई गई थी, इन पर विचार विमर्श हुआ। वहीं कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि महानगर में अध्यक्ष की नियुक्ति जल्दी हो, जिसे लेकर अनुशासन समिति विचार विमर्श कर रही है। तो निश्चित तौर पे आज कार्यकर्ताओं पे और पदाधिकारियों पे भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अभी कुछ माह पूर्व हमें सुनने में आया कि वो कोई महानगर अध्यक्ष नियुक्त हो गया है। लेकिन हमारी शिकायत पे जब हमारे गांधीवादी विचारधारा कांग्रेस भवन पे मेरे पे अपराधियों द्वारा हमला हुआ और मैं काफी गंभीर चोटें मुझे आई, उसके बाद अनुशासन समिति ने संज्ञान लेते हुए महानगर अध्यक्ष और कुछ लोगों को निष्कासित किया था। कंसाली के गुत्तू भिलंग में निर्मित भिलंगना हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ विधायक भीमलाल आर्य ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। भीमलाल आर्य ने ग्रामीणों के साथ 12 दिन के क्रमिक अनशन के बाद ये आमरण अनशन शुरू कर दिया है। विधायक ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन द्वारा अड़ियल रुख अपनाए जाने पर उन्हें बेमियादी भूख हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ रहा है। विधायक का कहना है कि कंपनी ने जो ग्रामीणों के साथ अनुबंध किए थे, उसके अनुकूल कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। विधायक ने कहा कि जब तक कंपनी मालिक यहां आकर बात नहीं करते और अनुबंधों के हिसाब से ग्रामीणों की समस्याएं निपटाने का आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। पावर प्रोजेक्ट है, इसको बने हुए 2-2.5 साल हो गए। प्रबंधन द्वारा जो है हमारे जितने भी प्रभावित गांव हैं उनके साथ अनुबंध किए थे कि उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा, और कंपनी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो अनुबंध प्रभावित ग्रामीणों के साथ थे आज उन पर अमल नहीं हो पाया, इसलिए प्रभावित ग्रामीणों ने जो है पुनः ये आंदोलन खड़ा किया है और हम लोग इस आंदोलन के साथ। इससे पहले विधायक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसी मामले में जुलूस भी निकाला था। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं और इसको लेकर देहरादून में PHQ में बैठक भी हुई। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने खुद संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय में DGP ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, PSC के कमांडेंट और मंडलों के DIG के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री की फटकार के बाद DGP सभी जिलों के अधीक्षकों को अपराधों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। और अब इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक राज्य को बने 12 साल हो गए, लेकिन सूबे में क्रिकेट की रणजी टीम तक नहीं बन सकी। ऐसा नहीं है कि इस राज्य के खिलाड़ी क्रिकेट से प्यार नहीं करते, वो भी अपने राज्य के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन राज्य के 2 क्रिकेट एसोसिएशन की आपसी लड़ाई के चलते प्रदेश के युवाओं का नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकारों द्वारा कई बार दोनों एसोसिएशन को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों एसोसिएशन साथ नहीं आ सके। हालांकि अभी तक दोनों एसोसिएशन हमेशा BCCI पर ही मान्यता नहीं देने का ठीकरा फोड़ते रहे हैं। के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का काम यहाँ पे शुरू हुआ, स्टेडियम बनेगा और खेल प्रतिभाएं यहाँ से आगे बढ़े, हम उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो जो स्थानीय लोगों को अपना विवाद खत्म करके कल लेके आए, परसों मान्यता दे देंगे। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं। जो भी शुक्ला जी ने कहा उस पे मनन चिंतन करके जल्द से जल्द मान्यता की ओर अपने कदमों को बढ़ाएंगे। लेकिन IPL अध्यक्ष और BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि मान्यता का मामला BCCI के लेवल पर नहीं बल्कि स्थानीय एसोसिएशन की आपसी लड़ाई के चलते अटका हुआ है। चमोली में गौचर मेले की हुई शुरुआत, लोगों में गौचर मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत तिब्बत व्यापार का ये केंद्र गौचर मेले के रूप में स्थानीय उत्पादों का एक व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। राज्य स्तरीय गौचर मेला सभी स्थानीय लोगों को भा रहा है।
ऐतिहासिक गौचर का मैदान भारत के इतिहास में भारत तिब्बत व्यापार का मुख्य केंद्र था। अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए हुए भोटिया जनजाति के लोग आज भी भेड़ बकरियों के ऊन से कई उत्पाद तैयार करते हैं और गांव-गांव जाकर रोजी रोटी के लिए इन उत्पादों को बेचते हैं। वहीं गौचर मेले में स्टॉल लगाने से उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है।